नमस्कार, जोहार बच्चों। बच्चों आपके कुछ कमेंट आ रहे थे सर मैथमेटिक्स का जो मॉडल पेपर लेकर के आइए, सॉल्व करवाइए। तो इसी सिलसिले में हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 10 का जो जैक बोर्ड एग्जाम होने वाला 2025 उसके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर। ये 2022-23 के लिए जारी हुआ मॉडल पेपर है, लेकिन इसे देख करके आप डरिए नहीं, क्योंकि इसमें भी वही क्वेश्चन है जो आपका इस एग्जाम में आने के क्वेश्चंस चांस रखते हैं, क्योंकि ये भी सिलेक्टेड क्वेश्चन ही रहते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए होते हैं। राइट, कहते हैं कि जीतेंगे हम ये वादा करो और कोशिश हमेशा ज्यादा करो, और किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। बिल्कुल इसी हौसलों के साथ बच्चों हमको करनी है अपनी तैयारी। तो चलिए देखेंगे इसके जो क्वेश्चन है कौन कौन से हैं। हाँ, एक चीज आपको बता दें, आपने बहुत सारा स्नेह आपका मिल रहा है हमको, जो आकांक्षा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के जो क्वेश्चन जो हमने आपके साथ साझा किए हैं, आप में से बहुत अच्छे रिस्पॉन्स भी आते हैं, बच्चे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपके लिए मैं बहुत थैंक यू कहना चाहता हूं बच्चों, क्योंकि आप बढ़िया जी जान लगा करके तैयारी कर रहे हो। निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी, और उसकी भी तैयारी साथ साथ होती रहेगी, और साथ साथ हमको बोर्ड को भी देखते रहना है। तो राइट, तो वो बच्चे बिल्कुल इग्नोर मत करें कि हम आकांक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हम ये वाला बोर्ड वाला एग्जाम नहीं देंगे, बोर्ड वाले पेपर को हम सॉल्व नहीं करेंगे। राइट, तो हल्के में नहीं लेना है, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करे रहोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखते हैं, ये आपको करना है। तो देखो, वो बच्चे जो सिर्फ बोर्ड देना चाह रहे हैं उनके लिए तो थोड़ा डिटेल में बताना जरूरी ही है। बाकी हमारे आकांक्षा वाले बच्चे हैं वो तो इजिली इसको कर पाएंगे। फिलहाल 156 कुछ नहीं करना है, इस तरह से आपको डिवाइड करना है 2 से। सबसे पहले 2 सत्ते 14, और ये 2 अठे 16, 2 से फिर इसको डिवाइड कर देना है, 2 3 6 और 2 9 18, फिर ये अगेन 3 से, 3 एक 3 और 3 3 9, फिर ये अगेन 13 से हो जाएगा। राइट, 13 के 13, तो क्या हो जाएगा फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, तो यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू में 11, इस तरह से इसका फैक्टर बन जाएगा अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों जिस भी रूप में आपको दिख रहा हो वो आपका आंसर हो जाएगा। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, तो कौन सा है इसमें? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ऑप्शन नंबर डी है आपको बच्चों, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर होता है बच्चों वो 0 से बड़ा और आपका b से जो है वो छोटा रहता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7√5 कैसी संख्या है बच्चों? तो ये अपरिमेय संख्या है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है एक चीज यहाँ पे देख लेना, इसमें सी ऑप्शन में लिखा हुआ वास्तविक नहीं। वास्तविक नहीं का मतलब काल्पनिक, तो काल्पनिक संख्या नहीं है बच्चों, ये वास्तविक संख्या में अगर लिखा होता वास्तविक तो वास्तविक भी कह सकते थे, लेकिन फिलहाल इसका सही आंसर क्या होगा? अपरिमेय, क्योंकि ये वास्तविक नहीं है, अर्थात काल्पनिक संख्या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्याओं का गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना कैसा होता है बच्चों? अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पांचवा y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो ग्राफ का जब भी एक क्वेश्चन तो यहाँ से फिक्स है, इस तरह से आता ही है। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या आपसे पूछेगा, तो जितनी जगह ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष को ग्राफ जितने बिंदुओं पर काटता है बस उन्हीं बिंदुओं की संख्या जो है आपकी शून्यकों की संख्या होती है। आपको रेड पॉइंट दिख रहा होगा 3 है, तो इसके शून्य की संख्या 3 हो जाएगी, ऑप्शन डी में दिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर जो आया था उसमें भी क्वेश्चन ये आया हुआ है। मैं आपको जो आपका प्री बोर्ड हुआ है उस चूंकि हर जिले में अलग अलग हुआ है, तो मेरे पास मैं धनबाद जिले से, जो धनबाद जिले में जो एग्जाम हुआ था मैं उसका आपको सॉल्यूशन भी उसका भी एक दिन लेकर के आऊँगा, कराऊँगा। राइट, उसमें ये क्वेश्चन आया था, देखिए ये कई बार बोर्ड में भी आया हुआ है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, शून्य के लिए करते हैं तो एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का √15। राइट, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, माइनस √15 प्लस √15 या प्लस √15 माइनस √15, ऑप्शन नंबर सी में आपका लिखा हुआ है। इस तरह से ये सही हो जाएगा। आगे देखिए द्विघात बहुपद ये दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c बाई ए होता है। तो c कितना है इसका बच्चों? 2 है, और a कितना है? 1, यानी 2/1 अर्थात 2, तो 2 आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, देख रहे हो बच्चों कितने आसान आसान से क्वेश्चन है। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसमें अगर ये कंडीशन फुलफिल हो तो क्या होगा इसमें से? राइट, तो जाहिर सी बात है ये पहली ये जो कंडीशन दी हुई है ये कंडीशन है अगर, तो इसका मतलब है रेखाएं कैसी होती हैं आपकी? प्रतिच्छेदी होती है। प्रतिच्छेदी होती हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट मिलता है, इसका मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होगा, और अगर एक हल होता तो उसे हम लोग यूनिक सोल्यूशन या अद्वितीय हल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा बच्चों, ये वाला।
अगला है अनेक हल कब होते हैं? जब रेखाएं क्या हो जाती हैं बच्चों, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ, समपाती होती हैं तब अनेक हल हो जाएंगे। कोई हल नहीं होगा जब रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर हो जाती हैं। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, इसका हल क्या होगा? राइट, कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ दीजिए, इसको इसको जोड़ दीजिए तो 2x बराबर 14 4 18 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 9। x बराबर 9 यानी पहले में 9 आना चाहिए, x बराबर 9 है तो y बराबर कितना आ जाएगा, 9 5 14, तो 5, 9 का 5, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ बच्चों। तो जिस भी मेथड से आपको आसान लगे वैसे करना है। देख रहे हो जिस तरह से मैं कह रहा हूँ, जल्दी जल्दी आपको वैसे भी करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों तो आप जल्दी जल्दी ही करेंगे। रैखिक समीकरण युग्म असंगत, असंगत का मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है, तो आलेख की रेखाएं कैसी होंगी बच्चों? अभी मैंने बताया सोल्यूशन एक भी नहीं होता है, इसका मतलब है कोई कॉमन पॉइंट नहीं, अर्थात रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, तो समांतर होंगी, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन द्विघात समीकरण है बच्चों? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन इस तरह से भी आपका आएगा। तो ये सभी टाइप्स के क्वेश्चन, ये सब अच्छे क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है बच्चों? अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो जरूर एक लाइक करिएगा, और अगर आकांक्षा की तैयारी के में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको बता दें, अभी भी 31 तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो, और इस चैनल पे आपको सभी प्रकार की तैयारियां कराई जाती हैं। आकांक्षा एंट्रेंस हो गया, आपको पॉलिटेक्निक जब आएगा उसकी भी कराई जाएंगे। अभी फिलहाल बोर्ड पे फोकस रहेगा और ज़्यादा मेनली आकांक्षा पर रहेगा। कौन द्विघात समीकरण है? तो देखिए यहाँ पे ये पहला तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि x इंटू एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये नहीं बचेगा। यहाँ पर भी ये भी नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ से निकलेगा, इधर से भी एक्स स्क्वायर, दोनों रिमूव हो जाएगा। यहाँ से ये सी वाले में ये आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक बनेगा, राइट। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, इससे जब ओपन करेंगे तो कट जाएगा, ये भी नहीं बनेगा, तो ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसके मूल वास्तविक एवं असमान। मूल वास्तविक होते हैं तो डी अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है इसका मान पॉजिटिव होता है, लेकिन कह रहा है असमान या भिन्न है तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि वास्तविक की कंडीशन में अगर डी बराबर 0 होता है तब भी मूल वास्तविक होते हैं लेकिन बराबर हो जाते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ ये असमान कह रहा है, तो इसका मतलब डी का मान क्या होगा, ओनली पॉजिटिव होगा, नॉट ग्रेटर, राइट, ओनली पॉजिटिव, सी वाला आपका सही होगा। द्विघात समीकरण इसका विविक्तीकरण, डी का मान अभी यहाँ पे लिख दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला है क्वेश्चन 14, विविक्तीकरण डी अगर निगेटिव हो बच्चों, तो डी अगर निगेटिव होगा तो कोई वास्तविक हल नहीं होता है, तो वास्तविक हल नहीं होगा अर्थात काल्पनिक हल होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एपी है? एपी वो होती है जिसके सभी पदों के बीच का जो अंतर होता है वो समान हो, तो जैसे 2 के बाद 4 4, ये तो नहीं है, राइट। 2 2 4 हो रहा है तो फिर 2 होना चाहिए, 2 जुड़ना चाहिए, 4 2 6 होना चाहिए, राइट। तो अब देखिए 1 उसके बाद -1 आ रहा है, तो 1 में -1, फिर -3, फिर माइनस, देखिए 1 में कितना जुड़ा, माइनस का 2, इसमें -2 जुड़ा, -3, इसमें आया -2 जुड़ा तो -5, ये आपकी एपी है, अर्थात बी वाली आपकी एपी बनेगी, राइट, बाकी कोई भी नहीं बनेगी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देखो बच्चों, इसमें जो है आपको प्रथम पद और सारवंतर, प्रथम पद ए और सारवंतर डी जो है पूछ रहा है। तो पहला पद 3/2 होता है, तो 3/2 सभी में लिखा हुआ है, एक में नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। अब सारवंतर का मतलब, डी का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2, लास्ट वाले आगे वाले पद से उसके पहले वाले को घटा देना, 1/2 माइनस 3/2 इक्वल टू -2/2, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। तो आपका 3/2 का -1, ये आपका सही आंसर बन जाएगा। एक बार फिर से रीचेक कर लीजिएगा जरूर, 3 ये -2 हो जाएगा, यस, राइट। अगला क्वेश्चन है 17, 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 4 के कितने, तो ये जो 4 होता है बच्चों, यही आपका डी का काम करने लगता है। 10 से 250 के बीच 4 के गुणज, तो पहला 10 से बीच में, तो पहला 4 का गुणज आता है 12, उसके बाद आएगा 4 3 12, 4 चौके 16, इस तरह से लास्ट में बच्चों जो आपका आता जाएगा लास्ट में, वो टर्म क्या है, 250 से पहले, तो आपका 248 बनेगा, 248। अब ये लगा देना है, ये आपका क्या है, लास्ट नंबर, लास्ट नंबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी वैल्यू लगा देना है, तो यानी कि 248 इक्वल टू ए कितना है हमारा 12 प्लस n-1 और इंटू में 4, राइट। अब ये 4 से डिवाइड हो गया, 4 के 4, 4 3 12, और 4 से ये 4 6 24, और 4 दूनी 8, ये 3 इसमें से घट जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका 59 इक्वल टू n-1, तो n बराबर आपका आ जाएगा 60, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आकृति दी हुई है, यहाँ पे ये देखिए फिगर दिया हुआ है बच्चों, और इस फिगर में कह रहा है डी पैरेलल बीसी है और AD बराबर 3 है, AD बराबर ये वाला 3 है,
और बी डी बराबर 1.5 है, बी डी ये है 1.5, यानी ये इसका कितना गुना है, इंटू में 2 गुना है। तो ये वाली का साइड का भी ये वाला क्या होगा, 2 गुना होगा। लेकिन अब इसमें कह क्या रहा है, EC बराबर 1 सेंटीमीटर, EC ये अगर 1 है तो इंटू में 2 ये वाला क्या बन जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2 सेंटीमीटर। बच्चों अगर कई बार गलती हो जाती है, मैंने देखा आकांक्षा के पेपर में भी मुझसे भी गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप भी पढ़ रहे हो, वही चीज़ पढ़ रहे हो जो आपको पढ़ाई गई है, और मैं भी जो आपको सिखाता रहता हूँ। तो कई बार वीडियो शूट करते वक्त कुछ ना कुछ हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए, है ना। तो आप उसको अगर पढ़ रहे हो तो थोड़ा गलती है तो उसको ज़रूर बताइएगा, उसका सुधार आपको किया जाएगा, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 19 से देखिए, ए बी सी और बी डी दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, त्रिभुज ए बी सी और बी डी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो पहले तो कह रहा है ए बी सी, इस प्रकार से आपको एक त्रिभुज बना लेना है, ए बी और सी। कह रहा है बी डी ई, बी के बाद डी आ रहा है, और बी डी और यहाँ पर कोई पॉइंट है ई, बी डी ई, इस तरह से आपको ये दोनों समबाहु हैं। अगर ये x है, ये x है, तो ये BC है, ये भी x, तो ये x/2 होगी, और ये भी x/2, तो ये भी x/2, ये भी x/2, राइट। अब आपको एरिया कह रहा है, एरिया निकालने का अब चाहो तो इजिली निकाल सकते हो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू में साइड ए का स्क्वायर, राइट, ये होता है एरिया। तो बड़े वाले का एरिया A1 कितना बन जाएगा, √3/4 और इंटू साइड है x, तो x का स्क्वायर। A2 दूसरे का एरिया √3/4 और इंटू में साइड कितनी है, x/2, सो x/2 का होल स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर देना है बच्चों, ये तो ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बराबर 1/1/4 आ जाएगा, तो 4 ऊपर में चल जाएगा, तो आएगा 4:1। सही आंसर क्या हो जाएगा, 4:1। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर, त्रिभुज एबीसी में यदि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है तो कौन सा कोण समकोण होगा। ध्यान देना, यहाँ पे A है, ये B है, तो बचता कौन है, यहाँ पे देख लेना AC, या उसको छोड़िए, इसको छोड़िए, इसी दोनों को देखिए, जो AC बड़ी भुजा है AC, A और C है, तो इसमें कोण B बचता है, यही जो कोण B होगा यही आपका, इसकी पहचान है, ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लगा देंगे, तो कौन सा समकोण होगा, कोण B, राइट। इस तरह से जब भी आपको दिया जाए, अगर मान लीजिए BC दिया होता तो इसमें कोण A समकोण होता, राइट। इस तरह से आपकी पहचान है, बस इसी वाली भुजा को देखना है, सबसे बड़ी वाली को। 21, दो PXY की मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी हो जाएगी √x² प्लस y²। डायरेक्ट इसका आंसर हम लोग लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, विभाजन बिंदु जो है उसका मध्य बिंदु हो तो M1:M2, अगर मध्य बिंदु होता है तो दोनों का अनुपात समान अर्थात 1:1 आ जाता है बच्चों, राइट। मिड पॉइंट यानी कि x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, अगर मिड पॉइंट जो है आपका सेम रहता है तो ये जो है M1:M2 की बात करता है, तो वो अनुपात आपका 1:1। अच्छा, ये जो ये से ये है, ये M1 है, ये M2 है, तो ये जब बराबर हो जाएंगे तो इनका रेशियो जो होता है A और B है, तो ये अपने आप ही दोनों लेंथ बराबर होती हैं, तो इसलिए आपका 1:1 आएगा, और ये आपका मिड पॉइंट का फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, 1 - tan² 45, तो 1 - 1 और 1 + 1 बराबर 0/2 बराबर 0 हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, साइन 18 डिग्री और बटे cos 72, तो देखिए ये दोनों को जब जोड़ोगे तो ये पूरा कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात वाला फार्मूला लगा देंगे, चाहे साइन को cos में बदल दीजिए, चाहे cos को साइन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है, cos थीटा, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, इसी का इस्तेमाल कर देना, इसमें किसी एक के रूप में बदल दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 बी आपका करेक्ट हो जाएगा, एक सही आंसर आएगा। 25 नंबर, tan a बराबर 4/√3, तो साइन ए का मान देखिए, tan a का, tan का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। अब यही क्वेश्चन कई अलग अलग रूपों में आया हुआ है, लंब बटे आधार, लंब कितना है 4 है, आधार कितना है 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 5। अब पूछ रहा है इस a और B है, ये C है, तो साइन A के लिए लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, तो 4/5 ये आपका साइन A का मान हो जाएगा, 4/5 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर बच्चों, हाँ। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार शिखर का उन्नयन कोण, इस तरह से भूमि के ये 30 मीटर की दूरी पर है, शिखर का उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री है बच्चों, ये मीनार की ऊंचाई हो गई।
तो आपको ये पूछ रहा है, तो h/30 यानी लंब बटे आधार हो जाता है tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मतलब क्या हो जाता है, √3/2 साइन 60 बटे कॉस 60 यानी √3/2 बाई 1/2 यानी कि √3 आ जाएगा। अब यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा, 30√3 मीटर। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है देखिए 27 नंबर का। अच्छा 27 नंबर, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQ बराबर 3 है, PR 6 है, तो कोण PQR का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज PQR बना लीजिए इस तरह से, P है, Q है और ये R है। यहाँ पे कोण Q समकोण है, ये वाला आपका 90 डिग्री बोल रहा है। PQ बराबर 3 है, PQ ये है आपका 3 और PR बराबर 6 है, PR ये वाला 6 सेंटीमीटर है। तो कोण QPR का मान कितना होगा। तो चूंकि ये समकोण है, थोड़ा साफ सुथरा बना लीजिए, इस तरह से बना लीजिए, है ना। ये वाला समकोण है ही, ये वाला 3 है, ये वाला 6 है, ये P है, ये Q है, ये R है। तो कुछ नहीं करना है, किसी इस वाले कोण के लिए आपको लगा देना है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, कोण QPR। तो QPR यही वाला बीच में P पड़ रहा है, तो आप लगा दीजिए। क्या है ये, लंब और ये है कर्ण, सॉरी लंब नहीं बनेगा, इस वाले कोण के लिए ये आधार बन जाएगा, तो कॉस लगेगा। कॉस P बराबर लंब बटे आधार बटे कर्ण यानी कि 3/6 बराबर 1/2। तो P बराबर कौन सा आ जाएगा, कॉस कितने का मान 1/2 होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है। तो P का मान यानी कि जो कोण QPR है उसका मान 60 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो बच्चों सिर्फ 2 होती हैं। कोई भी सर्कल इस तरह से ड्रॉ करोगे तो 2 ही समांतर स्पर्श रेखाएं एक बार में होती हैं, राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 29, क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है और केंद्र से दूरी 25 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7। क्यों, 24, 25 और 7 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। आपको कई बार इस चीज को हमने जिक्र किया है, अगर आप पकड़ पाए होंगे तो। 30 देखिए, यदि एक बिंदु P ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, देखिए इस तरह से हैं, यहाँ फिगर में बना देता हूँ। ये भी क्वेश्चन कई दफा आया हुआ है। ये 80 डिग्री का कोण है, ये आपका सेंटर O है, ये इस तरह से फिगर बना हुआ है। और PA PB, यहाँ से P ये A है और ये B है, PA PB हो गया। तो POA जो कोण है उसकी बात कर रहा है, POA ये देखिए POA ये वाले कोण की बात कर रहा है। यहाँ पे 90 बनेगा, यहाँ पे भी 90 बनेगा। ये 80 है तो ये वाला 40 बन जाएगा। 40 है, ये 90 है, 9 4 13 130, 130 है तो ये वाला कितना बनेगा, 50 डिग्री का। क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। इस तरह से बना सकते हैं। अच्छा ये 90 क्यों होगा, कुछ बच्चे इसमें भी डाउट कर रहे हो, क्योंकि ये स्पर्श रेखा जो है स्पर्श रेखा जो है क्योंकि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है त्रिज्या के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है, अर्थात त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। ये थ्योरम हम जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे 31, देखिए बच्चों उस समय 40 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी के टाइम पे आपको 30 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन चूंकि सबसे बहुत अच्छे सिलेक्टेड हैं, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, तो इसमें हम 40 क्वेश्चन देख लेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 डिग्री और इनटू में πr² होता है। बस इसी में वैल्यू रख दीजिए, 60/360 और इनटू में पाई यानी कि 22/7 और इनटू में रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर यानी 6 इंटू में 6। अब यहाँ से 6 36 और 6 से ये 6 कट जाएगा, तो 22 छक्के 6 दूनी 12 का 2 और 1 बचता है, और 6 दूनी 12 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बता दें ये वाला क्वेश्चन भी आपका इसमें आया था, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी आपका प्री बोर्ड में आया था, यहाँ धनबाद वाले पेपर में बना था। आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात जिसका कोण P डिग्री है। ये क्वेश्चन आपकी NCERT का है, ये टेक्निकली दिया हुआ है। तो क्या बन जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कह रहा है, यहाँ भी वही सेम फार्मूला, तो क्या हो जाएगा P डिग्री बटे 360, वही वाला फार्मूला, ये जो ऊपर में हमने ये लिखा हुआ ये वाला, राइट। बस और इनटू में πr²। लेकिन अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, πr² एक ही में दिया हुआ है और πr² इसमें एक ही में लिखा हुआ है।
नहीं, दो में लिखा हुआ है, डी में भी लिखा हुआ है, बी में भी लिखा हुआ है, तो ये तो 2 पाई आर, 2 पाई आर तो किसी कीमत पे नहीं होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर। अच्छा देखो टेक्निकल दिया हुआ है, डी वाला तो है सही, कैसे होगा, दो से ये डिवाइड होगा तो ये आपका 360 आएगा। अब ये चीज इसके इस तरह से दिख रही है, तो देखो इस तरह से आपको भी लिखा हुआ ऑप्शन में थोड़ा सा गुमराह करने के लिए, फिलहाल ये आपकी एनसीईआरटी किताब का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 33, दो वृत्तों की त्रिज्या 8 और 6 है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। कुछ नहीं, a इक्वल टू A1 + A2 लगा दीजिए। a मतलब पाई r² बराबर पाई r1² प्लस पाई r2², पाई पाई सब में कॉमन है, कट जाएगा, r² बराबर r1² प्लस r2² के योग के बराबर हो जाएगा। r1 कितना, 8×8 = 64 और प्लस का 6×6 = 36 बराबर 100, तो r बराबर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से आपके हाथ भी चलने चाहिए। उस सबसे बड़े बांस की लंबाई जो 12, 9 और 8 सेंटीमीटर ऊंचे कमरे में, तो उसके विकर्ण के बराबर होती है, और विकर्ण जो होता है ये घनाभ आकार का शेप बनेगा, और घनाभ का विकर्ण की ही सबसे जब ज़्यादा बड़ी लेंथ होती है, तो विकर्ण के अकॉर्डिंग जो है इसको रख सकते हैं। तो 12 का 144 हो जाएगा वर्ग, और 9 का 81 और 8 का 64, सब जोड़ डालिए कितना हो जाएगा, 4 1 5 4 9 और 6 8 6 14, 14 4 18, बचता है 1 2, 289, जो कि आपका हो जाएगा 17 सेंटीमीटर, राइट। तो ये ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा। ये किसका वर्गमूल है, 17 का। अब 35 नंबर, 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ऊंचाई और लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 5 सेंटीमीटर लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, v इक्वल टू पाई r²h। तो वैल्यू रख दीजिए 22/7, इंटू में 7, इंटू में 7 और इंटू में h कितना है 5, 7 से ये 7 कट जाएगा, और 22 पंचे कितना हो जाएगा 110, और इंटू में 7 तो बराबर 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ये बता दें बच्चों, ये वाला क्वेश्चन भी आया था, ये वाला भी क्वेश्चन प्री बोर्ड में आया था यहाँ धनबाद में। अब क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली धातु के 3 ठोस गोला पिघलाकर, ये भी क्वेश्चन आया था, ये भी आया था। पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, इस बड़े गोले की त्रिज्या, तो बड़े गोले की त्रिज्या r है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r³ बराबर 4/3 पाई r1³ प्लस 4/3 पाई r2³ प्लस 4/3 पाई r3³। तो ये पूरा पूरा सब डिवाइड हो जाएगा, 4/3 पाई ये कॉमन है, तो r³ बराबर हो जाएगा, r1 r2 r3 तीनों दिया हुआ है, 6 का क्या हो जाएगा 36, 8 का 64 प्लस 10 का 100 बराबर कितना आ जाएगा टोटल 200। तो r³ आता है। अब यहाँ से सॉरी, यहाँ देखो बच्चों हमसे गलती हो रही है, ये गलती हो रही है क्या, वर्ग हमने लिखा हुआ है, जबकि ये क्या है क्यूब, 6 चौक 36 छक्के 216, 8 अठाई 64 और 64 अट्ठे ये हो जाएगा 512, और प्लस 10 दामा 100 दामा 1000। अब इन सबको जोड़ दीजिए, इन सबको ऐड कर दीजिएगा, तो ये आएगा आपका 1728, यानी 1728 आ जाएगा, राइट। अब 1728 का हमको क्या कर लेना है, क्यूब रूट निकालना है। तो इसका क्यूब रूट आप कैसे समझेंगे, जैसे लास्ट में 2 होना चाहिए तभी यहाँ पे 8 आएगा, या फिर या 4 है तो 4 चौक 16 चौके 64, इसलिए नहीं हो सकता, 4 चौक 16 चौके 64 ये भी नहीं हो सकता, 8 है 16 8 है 64, 64 है, 8 चौक 32 2 आएगा, ये भी नहीं हो सकता, यानी लास्ट में जो है आपका ये 12 आएगा। तो 12 इसको लिख सकते हैं, ये क्या आएगा 12 इंटू 12 इंटू 12, राइट राइट। तो ये जो है आपका इसके बराबर आएगा, तो r³ बराबर ये है, तो r बराबर आपका 12 सेंटीमीटर आएगा। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो क्या है, इसका घनमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 12। अब अगला क्वेश्चन नंबर 37, माध्य बराबर 60 माध्यिका बराबर 50, तो बहुलक क्या होगा। देखो बच्चों एक रिलेशनशिप होता है 3, ये भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है जो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, 3 इंटू माध्यिका बराबर 2 गुना माध्य और प्लस बहुलक, राइट। इसी में हमको वैल्यू रख देनी है। तो बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक बराबर क्या बन जाएगा, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 माध्य हो जाएगा, 3 गुणे माध्यिका, तो 3 गुणे माध्यिका कितना है, माध्यिका है 50, 50 प्लस और 2 गुना प्लस नहीं माइनस 2 गुना माध्य, माध्य कितना है 60,
बराबर 5 3 15 150 माइनस 4 दूनी 12 120 और बराबर हो जाएगा कितना 30। 30 है, यस, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अच्छा, किस प्रकार का तोरण ये पूछ रहा है। आपको बता दें ये टॉपिक आपकी बार क्वेश्चन में नहीं आया क्योंकि ये जो है आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, सिलेबस से हटा दिया गया है। फिर भी जान लीजिए, जब भी संचयी बारंबारता दी हुई हो और उसकी निम्न सीमा दी हुई हो, तब इनके साथ जो है से इसमें जो होता है, अगर निम्न, इसका ठीक उल्टा होता है, ध्यान देना बस। संचयी बारंबारता और निम्न सीमा के साथ में बन रहा है तो अधिक प्रकार का बनेगा, और संचयी बारंबारता के साथ में अगर उच्च सीमा के साथ में ग्राफ बन रहा है, ये वाला जो ग्राफ बना हुआ है, तो वो ग्राफ बनेगा। तो तब आपका जो तोरण बनेगा, इस ग्राफ को ही हम लोग कहते हैं तोरण, राइट। तो इस ग्राफ को ही तोरण कहते हैं। तो ये आपका जो है से निम्न प्रकार का बनेगा, तो ठीक इसका उल्टा बनता है। तो अभी के फिलहाल ये निम्न सीमा संचयी बारंबारता है, से अधिक प्रकार का तोरण बन जाता है। अच्छा, संचयी बारंबारता और इसकी सीमा के बीच में जो बना ग्राफ होता है, इसको सिर्फ तोरण कहते हैं। फिलहाल आपकी बार नहीं आएगा ये क्वेश्चन, और 39 क्वेश्चन ये सब आएगा, ये तो 100% आएगा, 100% आएगा। कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो इसमें जो है आपका घटना की प्रायिकता नेगेटिव नहीं होती है बच्चों। किसी प्रोबेबिलिटी की जो प्रोबेबिलिटी होती है, उसका वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में होता है। मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 होता है, तो नेगेटिव कभी नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तो इस तरह से हो गया। और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 40 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा ये आप बताएंगे। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं। बताइए कि संगीता द्वारा ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता अगर 0.62 है तो रेशमा के जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, आगे इसके हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए नजर आएंगे, और भी क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करते करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।